अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज, है ना। ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 रंग्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें एक लैडर बनाई हुई है। उस लैडर में हमने यूनिफॉर्म रंग्स लगाए हुए हैं, कुछ इस तरह से लैडर, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां से अगर हम बेसिक यहां से स्टार्ट करते हैं तो 45 सेंटीमीटर है, ऐसे ही हम लोग बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। कितने रंग्स लगाए वो नहीं पता, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि दिस इज ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, प्लस दो रंग्स में, दो स्टेप्स में जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। फिर यहां से लेकर नीचे तक 2.5 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है ना। 2.5 मीटर बारिंग दिस, ये जो एक्स्ट्रा जो नीचे का बेस होगा और वो होगा ना, जो नीचे की हाइट होगी उसको हटाकर बॉटम स्टेप से लेकर टॉप स्टेप तक का डिफरेंस 2.5 है। तो इस केस में मुझे ये तो पता है कि जो लेंथ ऑफ रंग्स है दे फॉर्म एन एपी, लेंथ ऑफ रंग्स फॉर्म एन एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट हो जाएगी 45 माइनस डी, 45 माइनस 2d, और लास्ट टर्म आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। वी डोंट नो व्हाट दैट कॉमन डिफरेंस इज, बट वी नो टोटल लेंथ 25 है। तो हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ रंग्स कितने लगे हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है, विच मीन्स 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन, हाइट बिटवीन टू कंसेक्टिव रंग्स, और इसमें ऐड करेंगे 1। नंबर ऑफ रंग्स जो है वो 11 है। अब इसको समझो, आप सिमुलेट करके एक्चुअल काउंट करो। बात समझ में आ गई? पॉइंट्स को लेकर एक्चुअल काउंट करो। काउंटिंग कैसे होगी अगर वो सीखना है तो वो बता देती हूँ। ये हमने लिया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये ऐसे बी सी डी ऐसे मैं लेती जा रही हूं, और मैं यहां पर कह रही हूं दिस इज डिफरेंस 25 सेंटीमीटर। यहां तक डिफरेंस फिर से 25 का है तो 50 हो गया, फिर ये 75 हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई? आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने हैं कि ए से लेकर हमने कहां तक लिखा है, या 1 से लेकर कहां तक लिखा है। बात समझ में आ गई? यहां डिफरेंस 25 है, और टोटल मुझे 250 सेंटीमीटर्स बनाने हैं। तो दिस इज 25, दिस इज 25, 25, 100 हो गया। अगर मैं नेक्स्ट भी लेकर चलती हूं यहां तक 25, 125 का डिस्टेंस आ गया, फिर 150, 175, 200, 225 एंड 250। तो यहां से F, देन G, देन H, देन I, देन J एंड देन K। 250 यहां पर आकर कंप्लीट हुआ है। तो आप काउंट करोगे पॉइंट्स कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। जब नहीं समझ में आता ना, कोई भी लॉजिक विजुअलाइज नहीं होता, तो एक्चुअल काउंटिंग करना बहुत हेल्प करता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, छोटा पॉइंट ले लो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली काउंट कर लो। मुझे 250 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस काउंट करना है, तो कितने पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं कितने पॉइंट्स मार्क करूं? नंबर ऑफ स्टेप्स तो 10 लिए हमने, जंपिंग तो 10 बार किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंप्स हमारी 10 हुई है। लेकिन अगर मुझे स्टोन्स रखने थे तो मैं 11 स्टोन्स लेके जाऊंगी, तभी 250 कैप्चर हो पाएगा। पाथ बनाना है ना, 250 सेंटीमीटर वाला पाथ बनाना है, और 25 सेंटीमीटर के पाथ पर आपने स्टोन रखने हैं। तो आपने स्टार्टिंग में स्टोन रखा, ठीक है, फिर 25 पर, फिर 50 पर, फिर 75, देन 100 एंड सो ऑन करते हुए 250 पर स्टोन रखा, तो नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड विल बी 11। एज सिंपल एज दैट लॉजिक जो हमारा काउंटिंग वाला हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में बस और कुछ नहीं चाहिए था, आपका यही एक पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑप्शनल में दिया है ना, और लिखा हुआ है नॉट टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, लिखा हुआ है ना, वो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये सोचना है इसमें बस। पर अब कहते हैं ये तब की थी जब सोचने को नहीं कहा गया था, अब कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना, तो सोचना है, तो इसका मतलब ये पेपर में आएगा। ये नहीं आते थे सीरियसली, देयर वाज अ टाइम व्हेन दीज क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड इन द पेपर, क्योंकि तब कहते थे जो है बस उसी को करते रहो। बट नाउ बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लॉन्च हो गया है, तो यहां से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है।
बात समझ में आ गई। बोर्ड्स में इतने सारे सेट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं से उठा के डालेंगे, और अगर तुम्हारे पास आ गया, तुमने क्या करना है, बस इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स याद करने हैं। अब उसने कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कि इस रंग को बनाने के लिए यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये बनाने के लिए फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, सो ऑन, कितनी वुड चाहिए तुम्हें, तो कितनी लेंथ यूज हो रही है ना। तो फर्स्ट वाले रंग की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, लास्ट वाले रंग की लेंथ क्या है 25, और नंबर ऑफ रंग्स क्या है 11। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। आपको सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। तो क्या कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना n/2 a1 प्लस लास्ट टर्म, फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स का। एक अदर फॉर्मूला जो हमने किया हुआ है वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 a1 प्लस an। बात समझ में आ गई। तो यहां पर 11/2, और बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बनता है कि देखो फर्स्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म 25 है, बस ये तुम्हें चाहिए लेंथ ऑफ वुड। सोचना सिर्फ इस 11 पर था। तो सम ऑफ 11 टर्म्स विल बी 11/2, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, सॉरी ऐड करोगे तो इट विल बी 70, कैंसल हो गया, आंसर विल बी 385 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई सबको ये, नंबर ऑफ रंग्स देन सम का फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा तो नहीं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था, पर हाँ इस क्वेश्चन के बेसिस पर एक केस स्टडी जरूर बनकर आई थी, और बहुत सिंपल थी, बेसिक के पेपर की थी, आई थिंक 24-25 में था। बहुत मुश्किल वाली केस स्टडी वो नहीं थी, ठीक है, बहुत मुश्किल इन द सेंस कि एग्जैक्ट सेम आ जाए ऐसा नहीं था, हाँ बट दे यूज कंसेक्टिव हाउसेस, और लगा कि यहीं से उठाया हुआ है, पर कुछ इजी वे में दिया था, बेसिक का पेपर था। अब इसमें लिखा हुआ है द हाउसेस, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बच्चों, चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हारी बुक कहाँ है बे, बताओ, तुम हम बुक कब खोलोगे, पेपर्स के बाद, बोर्ड के बाद, पहले तो लेट आते हो, उसके बाद फिर आकर टाइम लगते हो सेटल डाउन होने में, फटाफट से बुक्स ओपन करो, रजिस्टर लिखाओ, लिखो, बी ऑन टाइम, पहली बात, सेकंड टाइम व्हेन यू आर ऑन टाइम देन जल्दी काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज ऑफ a row are numbered consecutively from 1 to 49, मतलब एक रो में हाउसेस लगा दिए हमने, और हमने सबको नाम दे दिया कि दिस इज H1 H2 H3 सो ऑन करते हुए H49 तक लास्ट हाउस है, ठीक है। तो कहते क्या है कि आपको शो करना है कि इन सब में 1 से लेकर 49, वो तो हाउसेस लिख दी है ना, आपको कहा गया है कि ऐसा कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता है इस पूरी सीरीज में, 1 से लेकर 49 तक कोई एक रैंडम नंबर है, 30, 31, 25, 26, ऐसा कोई नंबर है, मान लो मैंने कहा वो नंबर x है। शो दैट देर इज अ वैल्यू x, कोई इस पूरे कंसेक्टिव 1 से लेकर 49 तक कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना। अच्छा, इसके पहले वाली वैल्यू क्या होगी फिर, अगर x है तो x से पहले वाला नंबर कौन सा होगा, x-1, और इसके बाद वाला क्या होगा, वो कहता है क्या इस तरह का कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, आपको प्रूव करना है, मतलब कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि मैंने 1 से लेकर x-1 नंबर्स को ऐड किया, मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन करते हुए x-1 को ऐड किया, ये एक सम आ सकता है। इज इक्वल टू मैंने x+1 से लेकर 49 को ऐड किया, तो x+1 के बाद क्या आएगा, x+2 x+3 सो ऑन करते हुए 49 नंबर्स को, 49 तक नंबर्स को ऐड किया, तो इन दोनों का सम सेम है। बात समझ में आ गई। वो कहता है कोई एक ऐसा नंबर x एग्जिस्ट करता है सच दैट, देखो, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, बुक पढ़ो, देखो बुक में लिखा हुआ है there is a value of x such that sum of the number of houses preceding house number x is equal to sum of number of houses following it। उसको छोड़ दो, उसके पहले वाले नंबर्स, उसके बाद वाले नंबर्स, सबका सम, दोनों का सम इक्वल होगा। आपको वो फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता देखो आंसर क्या है, ठीक है, मैं कहती हूं मान लो वो 30 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग 30 इज द राइट आंसर, ये है भी नहीं है, ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि 1 से लेकर 29 को ऐड किया, और फिर
31 से लेकर 49 को ऐड किया, इनका सम सेम होगा। दैट इज व्हाट आई एम मीनिंग। बात समझ में आ गई? वो एक्स के साथ समझना मुश्किल लगता है। अगर उसने कहा कि मान लो वो नंबर 25 है, तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 24, 26 से लेकर 49 सम सेम होगा। मान लो वो नंबर 40 है, तो 1 से लेकर 39, और कहां से 41 से लेकर 49 तक का सम सेम होगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अब वो एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, मुझे पता है ये एपी बनता है 1 2 3 4 5, है ना। और जब ये एक्स तक गया या x-1 तक गया, तब तक मैं सम बहुत अच्छे से निकाल लूंगी। लेकिन जहां ये x+1 से आया, मैं सम नहीं निकाल पाऊंगी। राइट? तो आई नो, ये समझ में आ गया, आई इरेज इट। तो मुझे पता है द नंबर्स 1 से लेकर 49 दे आर इन एपी, 1 2 3 टिल 49 आर इन एपी। ठीक है, मैं हद से हद निकाल पाऊंगी S49, सारे कंसेक्टिव नंबर्स का सम, है ना। आई विल बी एबल टू फाइंड S49, राइट। और उसके बाद आई कैन ऑल्सो फाइंड, लेट देयर बी ए नंबर x, तो x-1 हम ये भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ x-1 नंबर्स। कैन आई फाइंड सम ऑफ x-1 numbers? Can I find sum of 49 numbers? How will you find नंबर सम फ्रॉम x+1 टू 49? ठीक है, सोचो एक बार इसको।
यहाँ पर कहीं फाइंड। तो हमारे पास एक नंबर x है जिसमें वील फाइंड सम ऑफ x माइनस वन नंबर्स एंड सम ऑफ 49। देखो फॉर्मूला हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो s ऑफ x माइनस वन निकाल सकती हूँ, s ऑफ x निकाल सकती हूँ, s ऑफ 49 निकाल सकती हूँ। हाउ कैन आई फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम s ऑफ x प्लस वन, सॉरी, नंबर्स फ्रॉम x प्लस वन टू 49। बस यही एक चीज अगर हम समझ लें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। आई कैन फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मान लो मैं आपको ये कह रही हूं कि मान लो वो नंबर 20 है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम दैट नंबर इज, लेट मी से x इज 20, ठीक है। तो कैन यू फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 19? निकाल सकते हो, एपी है, बड़े आराम से निकाल लोगे। कैन यू फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 49? टोटल ये भी निकाल सकते हो। आपको मैं ये भी कहूं कि सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 निकालो, तो आप वो भी निकाल पाओगे। पर अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, इसमें हमें फिजिकली ऐड नहीं करना कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा नहीं करना है ना। अब मैं आपसे कह रही हूं कि फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 21 to 49। बस इसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है। नहीं, एपी का फॉर्मूला S21 से शुरू होगा, फिर आपको 21st टर्म को फर्स्ट टर्म मानना होगा, वो लंबा हो जाता है। नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होंगी, तुम्हारे पास x नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? 49 माइनस x प्लस वन प्लस वन, है ना। हाँ, तो फिर मैं वो कह रही हूँ ना, वो मैंने पहले मैं वही करती थी क्योंकि मुझे वो समझ में आता था। फिर मुझे समझ में आया कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो आ जाएगा। यू कैन ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इफ यू कैन फाइंड कि A21 से A49 तक कितनी टर्म्स हैं, AX+1 से A49 तक कितनी टर्म्स हैं। दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू से, बिकॉज n बन जाएगा उसमें। तो इसमें क्या करना है, देखो अब मैं तुम्हें इसको इस तरह से लिखूंगी, ठीक है। सो आई हैव 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टिल x-1 प्लस x+x+1 सो ऑन टिल 49। ये हमारे पास है, और इसको मैंने लिखा s ऑफ 49, ठीक है। और 1 से लेकर x-1 को मैंने क्या लिखा? s ऑफ x-1। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को मैं क्या लिख रही हूं? s ऑफ x, ठीक है, प्लस x+1 प्लस x+2 so on till 49, and that will give me s of 49। तो इसका मतलब सम ऑफ नंबर्स लिख लो, अब ये फॉर्मूला बन जाता है। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम x+1 to 49 इज इक्वल टू सारे नंबर्स में से टिल सम ऑफ नंबर्स टिल x माइनस कर दो। मैं इससे डिटेल में और नहीं समझा सकती। इसके बाद तुम रट्टा मारो जो मर्जी, इसको बार बार सुनो, इसको बार बार पढ़ो। समझ में आ गई बात ये?
इससे ज्यादा डिटेल में अब और नहीं कर सकते कि मुझे पता है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम x+1 टू 49। तो मैंने सभी नंबर्स को लाइन में लिखा। आई कैन फाइंड सम ऑफ नंबर्स टिल x, 1 से लेकर x तक मैं सम ऑफ नंबर्स निकाल सकती हूँ और टोटल सम मेरे पास फॉर्मूला बेस आ ही जाएगा। तो अगर ये बची हुई टर्म्स का सम निकालना है, सो दैट विल बी S49 माइनस S ऑफ x। बात समझ में आ गया? सो नाउ द क्वेश्चन सेज कि सम ऑफ नंबर्स टिल x-1 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स टिल 49 माइनस सम ऑफ नंबर्स टिल x। ये एक चीज है फॉर्मूला में जो बननी चाहिए। अगर ये समझ में आती है तो क्वेश्चन सच में वन मार्कर क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया? वन मार्कर कैसा है? बिकॉज हमने गॉस फॉर्मूला किया हुआ है सम ऑफ कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो याद हो n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। सम ऑफ नंबर्स प्रिसीडिंग x इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स फॉलोइंग इट। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम x+1 टू 49, ये हमने डिराइव किया। हमारा फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ नंबर्स प्रिसीडिंग x इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स फॉलोइंग x। ठीक है? तो यहां पर हमारा सम ऑफ 1 से लेकर x-1 टर्म्स को ऐड कर रहे हो, ये 49, 1+2+3 टिल 49 ऐड कर रहे हो, और माइनस कर रहे हो 1+2+3 टिल x। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे x-1 नंबर्स है, तो x-1 इंटू x-1+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 50 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। माइनस x तक था ना, x इंटू x+1 डिवाइड बाय, जो चीज मतलब एपी से अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स में जाती हूँ सीरियसली बहुत लंबी हो जाती है। वो मैं ही समझ पाई थी, वो कोई और बच्चा नहीं समझ पाता था। ठीक है ना? वो लंबी चीज है, पर हाँ वो होता है कि हम लोग 49 से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट ये बहुत ही बेसिक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। यू गेट द आंसर एज 35। चलो करो। बहुत इजीली हो जाता है सॉल्व ये। जो चीज कॉम्प्लिकेट नहीं होती ना, बस इस चीज को समझना मुश्किल है, दैट्स व्हाई से। और कोई प्रेशर नहीं है कि आज ही समझना है। इसको लिख लो, फॉलो द प्रोसेस, रीड इट अगेन एंड अगेन। समझ में आ गया? कोई प्रेशर नहीं है कि आज के दिन समझ के जाना है और रट्टा मारना है, नहीं। 4 बारी, 5 बार, 6 बार, 10 बार करना होगा, तब जाके समझ में आएगा। सो एवरी टाइम योर एग्जाम विल कम, एवरी टाइम योर टेस्ट विल कम, यूल रिवाइज दिस क्वेश्चन। और फिर पूछोगे मैम इसको फिर समझा दो, इसको फिर समझा दो, ये वैसा वाला क्वेश्चन है। एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्रेशर नहीं लेना, आराम से ही समझना है। हमारे पास पूरा साल है समझने को। एपी का कल टेस्ट होकर कल खत्म नहीं हो रहा वो। समझ में आ गई बात? ये नहीं है कि कल एपी का टेस्ट है और फिर वो चैप्टर से खत्म है, उड़ गया सिलेबस से। अगर उन्होंने मार्च में या फेब में पेपर रखा है, दैट मींस यू हैव लाइक दीज मेनी मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एपी चैप्टर एज वेल। ठीक है? तो ये आ जाएगा x इंटू x+1। तो ये 2 सबसे कैंसिल हो गया। x² माइनस x, 49 इंटू 25 माइनस x² माइनस x, तो माइनस x कट जाता है। ठीक है? तो ये आ जाता है 2x²। नहीं, मैंने यहाँ पे गलती किया, 50 होगा यहाँ पर ना, क्योंकि मैंने फिर कैंसिल कर दिया ना सबको। ये 50 ही होगा। तो 2x² इज इक्वल टू 49 इंटू 50। बात समझ में आई ना? गलती क्या थी, मैंने यहाँ कैंसिल भी कर दिया और 2 को उड़ा भी दिया। फिर अगर मुझे कैंसिल करना है सबको तो मैं यहाँ पर यहाँ कैंसिल नहीं करूंगी। सो इट विल बी x² एज 49 इंटू 25। अब क्योंकि हाउस नंबर की बात कर रहे हैं, तो जब x को लिखूंगी तो प्लस माइनस में लिखूंगी। 49 इंटू 25, तो x की वैल्यू +7 इंटू 5 भी होगी, x की वैल्यू -7 इंटू 5 भी होगी। लेकिन क्योंकि हाउस नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ x विल बी 35। तो जिसका मतलब हुआ कि अगर आप S34 निकालते हो, दैट इज इक्वल टू नंबर्स एडिंग फ्रॉम 36, 37, 38 सो ऑन टिल 49। बात समझ में आ गई? ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन ना,
जब हम मेंसुरेशन करेंगे ना तब करेंगे, अभी मत करो, दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है ये, तो और ज्यादा कंफ्यूज होना, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात करें तो जब क्यूबॉइड वगैरह सब करोगे ना वॉल्यूम मेंसुरेशन में, देन वील कम टू दिस क्वेश्चन अगेन। हाँ, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें करने हैं, ऐसा ही ना एक फ्लैग वाला क्वेश्चन आता है फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लिखो, लिखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से है, जैसे फ्लैग वाला क्वेश्चन हमने किया है ना वैसा ही होगा। लिख लो बच्चों, तब तक एक खुलता है ना, तब तक लिखो, राइट डाउन। द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, अब मेन जो इसमें कहा है कि फ्लैग्स लगाना है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स डे, तो ये क्वेश्चन है हमारी लास्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की, लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पलर। ठीक है, एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जिसमें कहा है एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है, फ्लैग्स लगाने हैं, तो देर आर 27 फ्लैग्स, किसी बच्चे को ड्यूटी मिलती है, 27 फ्लैग्स है टू बी फिक्स्ड at intervals of 2 meter, intervals of every 2 meters। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाली बात आती है, द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द मिडल मोस्ट प्लेस, एट द पोजिशन ऑफ मिडल मोस्ट फ्लैग। समझ में आ गया ना, कल हमने मिडल टर्म वाला क्वेश्चन भी किया था, तो कहां पे किया हुआ है, कहां पे सारे फ्लैग्स रखे हुए हैं, कितने फ्लैग्स हैं, 27, तो मिडल मोस्ट कौन सा होगा, 27 प्लस 1, 28 डिवाइड बाय 2, 14, 14th प्लेस पे सारे फ्लैग्स हैं। तो यहां तक अगर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना तो मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है कि 14th, उससे पहले यहाँ पे 13 फ्लैग्स, उसके बाद 13 फ्लैग्स, मिडल मोस्ट प्लेस पे यहां सारे फ्लैग्स हैं। समझ में आ गया, 14th प्लेस पे सारे फ्लैग्स हैं, उससे पहले 13 लगाने हैं, उसके बाद 13 लगाने हैं। चलो, अब है द पर्सन वॉज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पर्सन वॉज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स, रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। अब दूसरी चीज यहां पर अगर ये बात ना दी हो ना, क्योंकि फिर ये कॉम्पिटिशन लेवल में आ जाता है, केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, तो उसको अपनी बुक्स लेने वापस आना ही पड़ेगा, है ना ना। She could carry only one flag at a time, obviously, है ना, so only one flag at one time, per time, जब भी जा रही है वो एक फ्लैग, ये नहीं कि यहां से सारे 13 उठा गई और लगा लगा कर वापस आ गई। सो एवरी टाइम टू एंड फ्रो मोशन होगा, पहले फ्लैग उठाएगी, 13th प्लेस पे लगाएगी, फिर वापस आएगी, सेकंड फ्लैग 12th प्लेस पे, देन टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर। अब क्वेश्चन जो है, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग टू कलेक्ट हर बुक्स। टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग दिस जॉब, मतलब 27 के 27 फ्लैग्स लगाने हैं, एंड रिटर्निंग टू कलेक्ट हर बुक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, शी ट्रेवल्ड
कैरिंग अ फ्लैग। एक फ्लैग को पकड़कर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चले हैं, तो वो सिर्फ टू मोशन होगा, फ्रो मोशन नहीं होगा, है ना। वापस आते हुए तो फ्लैग आई नहीं आगे। तो यही बात थी वो पोटैटो वाले क्वेश्चन में, कि पहुंचने तक का है, वापस आने तक का कहा हुआ है कि नहीं कहा हुआ। सेम वे में स्टार्ट हो रहा है, राइट। लिख लिया सबने। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, डिफरेंट फ्रॉम दैट जो पोटैटो वाला क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस 2 मीटर्स का है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है रेस का, है ना। तो इस क्वेश्चन में अब सब कुछ लिख चुके हो। देयर इज द मिडल मोस्ट प्लेस, जिसको मैं A14 बोलूंगी। यहां से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर वी हैव केप्ट ऑल द फ्लैग्स, राइट। और यहां पर 13 टर्म्स हैं। ऐसे ही यहां पर 13 टर्म्स हैं, तो हम हमेशा एक साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक साइड पे उसने फ्लैग उठाया, कितना डिस्टेंस चल कर गई, 2 मीटर्स। वापस कितना आई, तो वन फ्लैग के लिए कितना डिस्टेंस चले हैं, 4। यहां पर दूसरा फ्लैग उठाया, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2 + 2 4, फिर वापस आई, 4 + 4 8। बात समझ में आ गया। डिस्टेंस टू प्लेस, कवर टू प्लेस द फर्स्ट फ्लैग, 2 + 2 देन रिटर्न, है ना। फिर उसके बाद 4 + 4 8। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, अब यहां से जाओ ना बेटा, थर्ड फ्लैग तक जाओ। थर्ड फ्लैग पे जाना है A3, 2 + 2 + 6 कितना हो गया, 6 हो गया ना। और यहां से वापस आना है तो 12 मीटर्स। और ये कितनी टर्म्स आएंगी, बात समझ में आ गया, बात समझ में आई कि नहीं, राइट। सो मिडल मोस्ट प्लेस पर फ्लैग प्लेस्ड है। मान लो A14 पर आपके फ्लैग्स प्लेस्ड हैं। ये तो मैं लेफ्ट साइड दिखा रही हूँ मूवमेंट, अगर मैं राइट साइड भी दिखाती हूँ। पहले 2 मीटर्स गए, S15 पे, A15 पर हमने प्लेस किया, मतलब फर्स्ट फ्लैग प्लेस किया, वापस आ गए। फिर सेकंड फ्लैग को प्लेस किया, वापस आ गए। फिर थर्ड फ्लैग को प्लेस किया, वापस आ गए। तो पहले फ्लैग के लिए डिस्टेंस कवर्ड इज 2 + 2। सेकेंड फ्लैग के लिए डिस्टेंस कवर्ड इज 4 + 4। थर्ड फ्लैग के लिए 6 + 6 एंड सो ऑन। तो एपी जो फॉर्म हो रही है, दैट इज 4 8 12 सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स है 13। फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म्स। चलो निकालो। टोटल डिस्टेंस इसका डबल होगा, क्योंकि उसे लास्ट तक पहुंचकर दोबारा वापस आना है बुक्स को लेने के लिए। नहीं आना होता तो लास्ट वाली टर्म का हाफ करते और फिर हम 12 ऐड करते, तभी ये कंपटीशन में चला जाता है कि वहां पे सोचना होगा, वहां गलती कराते हैं। ठीक है। सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, आपके बोर्ड लेवल क्वेश्चन में उसने बहुत दिया है कि वापस आना ही है, तो ये एपी बन रही है। 104 आपको एक साइड के 52 13/2, नहीं बेटा 52 तो लास्ट टर्म होगी, सम निकालना है। 2 × A + n - 1 D। एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है, ठीक है। तो दिस इज 13/2, 8 + 12 × 4। बहुत बेसिक से चल रही हूँ। 13 × 4 + 24, 13 × 28। कितना आता है, 364 है ना, 364 ऑन वन साइड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा 364 बोथ साइड्स, इंटू 2 कर दोगे, 728 मीटर्स, ठीक है। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कवरिंग अ कैरिंग अ फ्लैग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम हमने इंटू 2 क्यों किया? बेटा टोटल दोनों साइड्स में, ये तो एक साइड लेफ्ट साइड निकाली है,
मिडल मोस्ट फ्लैग से दूसरी साइड भी जाएंगे। थ्री मैम दूसरी साइड की। 364 इज वन साइड। ओके। 364 देखो ना, यहां से उसने मिडल मोस्ट में 364 इज वन साइड, ये है वन साइड का डिस्टेंस है। सेम यहां पर भी होगा 364 मीटर्स बोथ साइड्स। ओके। ठीक है ना। अब आ जाओ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग, ये तो बता सकते हो। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग को उठाकर वो मैक्सिमम कितना चली है, उसको सबसे 14th प्लेस उठाकर सबसे लास्ट वाली तक जाना है। 13 तक जाना होगा, है ना। और 13th टर्म 52 बनती है, 4 × 13। लेकिन वापस नहीं फ्लैग को लेकर आएगी, वो तो वहां पे लगा कर आएगी। तो आंसर होगा 26 मीटर्स। वन साइड का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां पर अगर मैंने आपको एक केस स्टडी दी तो आई गिव यू वन टर्म कि वो कैरी करते हुए जा रही है या वापस आ रही है। तो टर्म नहीं पूछा गया है। कैरिंग अ फ्लैग मतलब वो टर्म वन साइड डिस्टेंस कैरी करना है, कैलकुलेट करना है टू साइड्स में। ठीक है, तो ऐसे एपी के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। एक अनदर पॉपुलर क्वेश्चन इज विच इज थीफ पुलिसमैन वाला क्वेश्चन, लास्ट ईयर तो बहुत ही घुमा था क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने कॉम्पिटिशन्स में ना, अगर कभी एनसीईआरटी, कभी ओलंपियाड वगैरह कुछ किया होगा, तो वो क्वेश्चन जरूर देखा होगा। ठीक है, और फिर मैं करवाऊंगी जो केस स्टडी के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट लिखो, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ये बहुत ही, इसका ना वेरिएशन आया था एक पेपर में लास्ट ईयर ना। एक सबसे डिफिकल्ट पेपर प्री बोर्ड का था, और वो सबसे डिफिकल्ट था बिकॉज उसमें ओवरऑल सब डिफिकल्टी लेवल का ही डाला हुआ था। तो उसमें केस स्टडी थी, वो भी इसकी भी आगे, जो ये है उससे भी आगे। रन्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 meters per minute, after 1 minute a policeman runs after it, runs after him, after the thief लिख लो, after the thief to catch him। ठीक है, द पुलिसमैन runs with the speed of 100 meters per minute in the first minute and increases his speed by 10 meters per minute every succeeding minute। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, एवरी मिनट उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो 2 मिनट के बाद स्पीड क्या होगी, 2 मिनट पर स्पीड क्या होगी 110, 3 मिनट पे क्या होगी 120, फोर्थ मिनट पे क्या होगी 130। ठीक है, सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। अच्छा, ये ना क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है, जो ये कॉम्पिटिशन्स में करवाते थे ना, तो हमेशा एक कंफ्यूजन होती थी कि हम टाइम को ना कब से काउंट करेंगे, जब थीफ ने भागना शुरू किया या थी पुलिसमैन ने भागना शुरू किया। तो इट वाज ऑलवेज +-1। आपके लिए बस यही है जब पुलिसमैन ने भागना शुरू किया, बिकॉज पुलिसमैन कैच कर रहा है तो वो अपने हिसाब से सोचेगा। थीफ इज नॉट बीइंग कॉट। वो थीफ ने नहीं कहा मैं तो इतने टाइम पहले निकला था अब मैं पकड़ा गया। पुलिसमैन कह रहा है मैंने इतने टाइम पे स्टार्ट किया और मैंने 5 मिनट में उसे पकड़ लिया। थीफ कहेगा मैं तो 6 मिनट में पकड़ा गया। ठीक है, सो आपका जो क्वेश्चन है पुलिसमैन विल कैच द थीफ है, तो इसका मतलब आपने पुलिसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है कि मैंने 5 मिनट में थीफ को पकड़ लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड है थीफ की 100 meters per minute, वो 100 100 100 चलता रहेगा। अब पुलिसमैन ने स्टार्ट किया है आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, तो लेट द थीफ, इसमें ऐसे लिख लो, इफ द, जिसका सॉल्यूशन है, जो समझने वाली बात है कि इफ द पुलिसमैन
catches the thief after t minutes. ठीक है, तो थीफ कितने टाइम के लिए भागा? thief has run for how many minutes? t+1. थीफ स्टार्ट हुआ, उसके 1 मिनट के बाद पुलिस वैन चला, तो मतलब थीफ ने ऑलरेडी 1 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो 100 मीटर आगे जा चुका है। समझ में आ गया? तो थीफ का टाइम हमेशा 1 मिनट ज्यादा होगा। अब ये 1 मिनट, कभी कभी 5 मिनट का टाइम भी दिया होता है कि आफ्टर 5 मिनट्स पुलिस मैन रियलाइजेस कि नहीं जी वो तो भाग गया है, तो फिर वो शुरू करते हैं चलना। ठीक है, तो जब भी थीफ पहले भागेगा तभी उसके बाद पुलिसमैन शुरू होगा। तो क्योंकि मैं निकाल रही हूं पुलिसमैन का टाइम, तो मैंने लिया कि पुलिसमैन ने उसको पकड़ लिया t मिनट्स में, तो इसका मतलब द थीफ हैज रन फॉर t+1 मिनट। नाउ द क्वेश्चन breaks down to distance covered by distance covered by thief in t+1 minutes is equal to distance covered by policeman in t minutes. समझ में आ गया? जितना थीफ ने डिस्टेंस कवर किया है t+1 में, उतना ही पुलिसमैन ने कवर किया होगा t में। कोई बंदा आगे भाग रहा है, तुम्हें उसे कैच करना है, तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ाई और किसी एक पॉइंट पर जाकर उसको पकड़ा, तो तुम्हारा दोनों का डिस्टेंस सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर रनर चलते हैं, आपको पता ना वो लीड दी जाती है सर्कुलर रेस में, कोई यहाँ खड़ा हुआ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पर है। तो अगर आपको स्टार्टिंग ये करना है ना, तो आपको पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ आना है, तो सबका ही लिए ट्रैक उतना ही होता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, that distance covered by thief in t+1 minutes is same as distance covered by policeman in t minutes. बात समझ में आ गई है? राइट, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है इसलिए। बात समझ में आ गई है? चल, अब आते हैं थीफ कितना चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? थीफ की स्पीड कितनी लिखवाई थी? 100 मीटर्स पर मिनट, है ना? अच्छा, पहले मिनट में पुलिस थीफ ने कितना कवर किया? 100 की स्पीड है, 1 मिनट 100 मीटर्स हो गया। सेकेंड मिनट में अगेन 100, थर्ड मिनट में अगेन 100, और कब तक भागता रहेगा? जब तक उसके पास टाइम है t+1 का नहीं हो जाता। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन t+1 मिनट्स, 100 + 100 + 100। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 × t+1। अब पुलिसमैन का निकालेंगे। पहले मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया पुलिसमैन ने? पहले मिनट में 100, सेकंड में 10 से बढ़ा देना है, सेकंड मिनट में कितना होगा? 110, थर्ड मिनट में कितना होगा? 120, और उसको कब तक का टाइम मिला है? t मिनट्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? t। तो ये तो बनता है एपी विथ फर्स्ट टर्म 100, कॉमन डिफरेंस 10, नंबर ऑफ टर्म्स t। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हुआ 100 × t+1, और यहां से t/2, 2 × 100 प्लस t-1 × 10। बस यही एक चीज है जो इसमें निकालना है, और पुलिसमैन के टाइम से ही निकालोगे, बिकॉज पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ा है। ठीक है, थीफ नहीं पकड़ा गया है, पुलिसमैन ने पकड़ा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू पुलिसमैन का आता है इसलिए। अब जो इसमें वेरिएशन थी ना क्वेश्चन में, उसमें देवर 2 टाइम्स, किसको पकड़ोगे भाई? दोनों ही प्लस में थे। ठीक है, दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग सिचुएशन। t/2, 200 प्लस 10t-10, t/2, 10t प्लस 190, और यहाँ से 100t। जितनी मर्जी कैलकुलेशन बढ़ा लो, मैं जल्दी भी कर सकती हूँ, अपने आप अपनी कैलकुलेशंस करो जिस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ, अब कैलकुलेशंस खुद करनी है।
ये इक्वेशन बननी चाहिए अगर आप पुलिसमैन के टाइम को टी लेते हो और थीफ के टाइम को T+1 लेते हो। अगर अदर वे राउंड किया ना, थीफ के टाइम को टी लिया, पुलिसमैन के टाइम को T-1 लिया, इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट हो गया ना आंसर। The policeman will catch the thief after 5 minutes and for which the thief has run for 6 minutes. ठीक है, ये केस स्टडी में लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर तक नहीं करवाती थी क्वेश्चन। केस स्टडी में ना इसकी डिफिकल्ट वाला वर्जन आया हुआ था। कभी तुम्हारे स्कूल को वो पेपर मिल गया टीचर को और उसने कहा कि नहीं मुझे डालना है ये क्वेश्चन, है ना, मजा आएगा, तो वो कुछ तो करके आओगे पेपर में, इसीलिए करवाया, सो दैट विल सी इट अगेन एंड अगेन। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना। अब जो लास्ट ईयर की केस स्टडी आई थी वो बड़ा अच्छा था, जो बेसिक के पेपर में थी, मतलब जो सब कह रहे थे ना कि हमारा पेपर बड़ा डिफिकल्ट है बेसिक का, वो क्यों है। आई विल शेयर दैट केस स्टडी विद यू। लिखो, इतना लिख लिया सबने, इसको फैक्टराइज कर लिया। T² - 5T+4T - 20 = T - 5T+4, the time cannot be negative, so answer is 5 minutes। ठीक है, अब है लास्ट वाली केस स्टडी। आई थिंक मैंने ग्रुप में शेयर की थी, है ना, की थी कि नहीं, देखते हैं। की तब तक लिखो चलो। A multi-story building is constructed with still parking. There is a provision of lift as well as staircase from the ground floor। हाँ, देखो, the number of stairs जो important part है, the number of stairs from the ground floor, to first floor is 10, from first floor to second floor is 24, from second floor to third floor is 38 and so on। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहां से लगता है कि एपी बन रही है। फिर है, ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट होगा ना, फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ था, बिल्कुल इजी था, बेसिक का पेपर है ये, और बेसिक तुम्हारे रीजन वाला, तो तुम्हारे वाले बच्चों को बैठे होंगे ना बेसिक वाले, उनको मिला है ये, तुम्हारी क्लास में जो बैठे होंगे, और कभी तुम्हें भी आ सकता है ये। Now the question, first one says, does 10, 24, 38 and so on form an AP? Why? हाँ जी बताओ, क्या लिखोगे ये अगर एक नंबर में क्वेश्चन होगा? दे फॉर्म एन एपी? डज 10, 24, 38 फॉर्म एन एपी? यस। रीजन क्या लिखोगे? बाय कॉमन They have डिफरेंस, common. ठीक है ना। तो आप लिखोगे A1 is 10, A2 is 24, A3 is 38। नाउ स्कोरिंग दिस 1 mark is as difficult as explaining why। कॉमन डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1, एंड फिर निकालोगे A3 माइनस A2, फिर लिखोगे सिंस A2 माइनस A1 is same as A3 माइनस A2, hence the given numbers form an AP। बात समझ में आ गई? ये एक नंबर का लिखना होगा, इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, ये भी एक नंबर का है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू 11th फ्लोर? टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 11th फ्लोर।
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स करो भाई, ये तो तुम कर सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ टर्म पहले क्या है, 10 है, फिर 24 है, फिर 38 है, सो ऑन। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नहीं नहीं, ग्रुप में करते जो भी करना है। ग्रुप में, क्योंकि वो मैम है ना उसमें, हाँ, करते हैं। 10, 24, 38, सो ऑन। चलो भाई निकालो भाई, हाँ से तुम्हें। ठीक है, तो 11/2, 2 × 10 प्लस 10 × 14, ये आपका आंसर होना चाहिए था। ऐसा सेव किया, मेरे ये कहाँ पे सेव हुई है जाकर? चलो क्या आंसर आया बच्चों, बताओ, मैं पूरा करवा के ही भेजूंगी, रुक जाओ मुझे ढूंढने दो कहाँ सेव हो गया, कितने सेव हुआ है। 880। कहाँ से? वो फिर 10 के मिनट मटेरियल, इसको भी वहीं पे जाकर मिला था। चलो बेटा, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो इसका थर्ड पार्ट था ना, अब डिफिकल्ट वाला पार्ट। यहाँ तक आंसर आ गया ना सबका? ठीक है, तो मैं इसको शिफ्टिंग कर रही हूँ फिर। रुको। थर्ड पार्ट नाउ इट सेज, you know, a person supplies water cans to people living in the building. As water cans are heavy, he supplies water cans on each floor, carrying one at a time. मुश्किल पता क्या है? मुश्किल पेपर में नहीं थी, मुश्किल था इतना बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये फिगर बनाई हुई है कि पैन लेके ऊपर जा रहा है, सब जा रहा है। तो पहले तुम इसको पढ़कर एपी निकालो, फिर उसके बाद तुम यहाँ से निकालो, ठीक है। ही सप्लाइज वाटर कैंस ऑन ईच फ्लोर, कैरिंग वन एट अ टाइम। He supplied water cans from the ground floor to the first floor and came back. अब याद आया वो पोटैटो वाला क्वेश्चन, वो लेके जा रहा है फिर वापस आ रहा है, वही चीज है। एंड सप्लाइड वाटर कैन टू द सेकंड फ्लोर, अगेन केम बैक, एंड सप्लाइड वाटर कैन टू द थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। मतलब जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन चुका है। Find the total number of stairs he climbed up and down to supply water till the sixth floor using AP. चलो, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स ही क्लाइंब्ड अप एंड डाउन। तो पहले अप गया फिर वापस आया। जब नीचे आएगा ना, पूछेगा कहाँ तक गया, तो 6th फ्लोर तक ही सप्लाई किया, अभी आगे और जाना है, तो अप एंड डाउन में वही आएगा। तो हमारे पास एपी क्या बन रही थी? फर्स्ट टर्म क्या थी? 10। फिर नेक्स्ट टर्म क्या थी? 24। नेक्स्ट टर्म क्या थी? 38। आपको कब कौन सी वाली टर्म निकालनी है? A6। अच्छा, A6 में टू एंड फ्रो डिस्टेंस नहीं आया है। जो ये वाली एपी है, इसमें टू एंड फ्रो नहीं काउंट किया, इसमें सिर्फ आपका डिस्टेंस काउंट किया है ना। तो पहली वाली अगर हम डबल कर देते हैं, तो ये वाली एपी जो है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स नहीं हो जाएंगी। ऊपर जाने की अलग, नीचे आने की अलग नहीं है। वही स्टेयर्स है, जो ऊपर जा रही है वही नीचे आ रही है। बात समझ में आई? तो जब यहां पर A6 निकालोगे, उसे डबल करोगे। पहले A6 निकालो, 10 + 5 × 14।
तभी मैं कह रही थी ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर लगता ही नहीं है, ये लग रहा है आपको कि स्टैंडर्ड है, उन्होंने बेसिक में स्विच कर दिया। मैं आपको बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले की केस स्टडी दिखाऊंगी, डायरेक्ट फ्रॉम बुक है। ठीक है, तो 80 इंटू 2 करोगे 160, 80 स्टेयर्स जाने की, 80 स्टेयर्स आने की। बात समझ में आ गई? 10 स्टेयर्स से स्टार्ट कर रहे हो, टिल 6th फ्लोर जा रहे हो, तो 80 अप 80 डाउन, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स विल बी 160। द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द सेम प्रोसेस इफ अ पर्सन क्लाइंब्ड अप एंड डाउन अ टोटल ऑफ 380 स्टेयर्स। अब टोटल का है, टिल विच फ्लोर डिड ही सप्लाइड वाटर कैंस, निकालो। टोटल का है अब, टोटल ऑफ 360 फॉलोइंग द सेम प्रोसेस क्लाइंब्ड अप एंड डाउन, सो टिल विच फ्लोर। 380 स्टेयर्स का मतलब हुआ एस एस, ऐसे ही निकालना होगा ना। एस हम्म, और मैम ऊपर वाला फर्स्ट वाला टोटल नंबर उसमें भी एस ही है। इसमें 6 नहीं एस नहीं मेरे को टोटल नंबर, हाँ इसमें S6 आएगा। यस 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 यस, हाँ S6 आएगा। वेरी गुड, 6th फ्लोर पे नहीं गया। टिल द 6th, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स ही क्लाइंब्ड अप एंड डाउन टू सप्लाई वाटर टिल द 6th फ्लोर है, तो इसमें S6 ही निकालोगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पर उसमें AP बन जाएगी 20, 48, देन 76 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म विल बी 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 24, नहीं 28। ठीक है ना, 3 इंटू 40 प्लस 140। मैम हाँ जी बेटा। हम S7 ही करेंगे क्योंकि मैम ग्राउंड फ्लोर को नहीं काउंट, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर से बेटा फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर तक लिया हुआ है, देखो उसने ग्राउंड टू फर्स्ट लिया है 10। समझ में आ गया ना, ग्राउंड टू फर्स्ट लिया है 10, फिर सेकंड फ्लोर तक 24, फिर थर्ड फ्लोर तक 38, सो ऑन। तो हम पॉइंट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, कितनी फ्लोर्स हैं, टिल 6th फ्लोर काउंट किया है। तो फर्स्ट फ्लोर से उसने नंबर ऑफ जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, पहले 10 है, फिर उसके बाद 24 है, फिर उसके बाद 38 है। समझ में आ गया ना, कनेक्टिंग फ्लोर्स दिए हैं उसने। तो यहां पर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर फिफ्थ फ्लोर, फिर सिक्स फ्लोर, ऐसे पहुंचोगे ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 ही रहेंगे आपके पास, 7 थोड़ी ना आ जाएंगी। यहाँ पे 6 फ्लोर आ गई ना, तो यहाँ पे 38, फिर यहाँ पर प्लस 14 करोगे, फिर यहाँ प्लस 14 करोगे, फिर यहाँ प्लस 14 करोगे, तो नंबर ऑफ स्टेयर्स तो, नंबर ऑफ फ्लोर्स तो 6 रहेंगी ना। वो होता है जब हम कनेक्टिंग करते हैं और ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर नहीं मानते। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कल छुट्टी होगी, टुमारो नो क्लास, विल सी ऑन मंडे।